जब दोस्त ही दुश्मन बन जाएं और साथ ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो आखिर इसकी कीमत चुकाता कौन है? चलिए आज ऐसी ही दो कहानियों को समझते हैं जहां गठबंधनों की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। जरा सोचिए, साल है 2026, तारीख 4 मार्च, जगह हिंद महासागर। अचानक एक अमेरिकी टॉर्पीडो सीधा आकर टकराता है ईरानी जंगी जहाज आइरिस डेना से, और बस कुछ ही सेकंड्स में 87 नाविकों की जान चली जाती है। लेकिन ये हमला तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान की जो आने ही वाला था। तो एक तरफ एक सहयोगी देश का जहाज डूब जाता है और दूसरी तरफ एक प्रॉक्सी सेना अपने ही बनाने वाले के खिलाफ हो जाती है। ये दो ऐसी कहानियां हैं जहां गठबंधन यानी अलायंसेस बुरी तरह से फेल हो गए, और इसके नतीजे पूरी दुनिया ने देखे। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां गठबंधन बहुत तेजी से बदल रहे हैं और जो पुराने नियम थे ना, वो अब लागू ही नहीं होते। और इस पूरे संकट को एक बात बिल्कुल साफ साफ समझा देती है, जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, किसी ने इसकी उम्मीद ही नहीं की होगी। और यही उथल-पुथल, यही केओस इन दोनों कहानियों के केंद्र में है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। शुरुआत करते हैं पहले मामले से, भारत की वो खतरनाक खामोशी, जब वो अपने ही सहयोगियों के बीच फंस गया था। बात यह है कि डूबने से ठीक 2 हफ्ते पहले यही ईरानी जहाज आइरिस डेना भारतीय नौसेना का एक सम्मानित मेहमान था। जी हाँ, इसने भारतीय नौसेना के साथ मिलान 2026 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना ने तो उनका स्वागत ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग के साथ किया था। लेकिन हमले के बाद आधिकारिक सरकारी बयान क्या था? ये हमारा मामला नहीं है। सोचकर देखिए, दोस्ती के पुल से लेकर हमारा मामला नहीं है तक का सफर, कितना बड़ा बदलाव था ये। और जरा इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं, और उसके बस कुछ ही दिन बाद 4 मार्च को आइरिस डेना डूब जाता है। जब इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो इनकी टाइमिंग काफी संदिग्ध लगती है। और ये जो हुआ, ये भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति से बिल्कुल अलग था। देखिए, पहले भारत ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई है। 1979 में सोवियत संघ हो या 2003 में अमेरिका, भारत ने हमलों की निंदा की थी। लेकिन 2026 में अपने ही प्रभाव क्षेत्र में एक दोस्त जहाज पर हमला हुआ और भारत ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। इससे देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो ये थी भारत की कहानी। अब आते हैं दूसरे मामले पर। देखते हैं कि कैसे एक और गठबंधन अपने ही बनाने वाले के लिए एक बुरा सपना बन गया। ये कहानी है पाकिस्तान की, जहां एक गलत रणनीति का असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इस कहानी को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। ये आखिर है क्या? ये पाकिस्तान की आईएसआई की 1990 के दशक की पॉलिसी थी। लक्ष्य सीधा था, अफगानिस्तान में एक दोस्त सरकार बनाओ जो भारत के खिलाफ एक बफर की तरह काम करे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अफगान तालिबान को बनाया, पैसा दिया और ट्रेनिंग दी। लेकिन यही पॉलिसी आगे चलकर ब्लोबैक का यानी उल्टे असर का एक क्लासिक उदाहरण बन गई। और इस रणनीति का नतीजा बहुत भयानक था। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया। ये टीटीपी उसी तालिबानी को सिस्टम का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा था। उस दिन 132 बच्चे मारे गए थे। ये एक नंबर नहीं है, ये उस ब्लोबैक की इंसानी कीमत है। और ये संकट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि बढ़ता जा रहा था। इस चार्ट को देखिए, पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या 2024 से 2025 तक सिर्फ 1 साल में लगभग 2 गुनी हो गई। और यही इतनी बड़ी बढ़ोतरी हमें बताती है कि आखिर 2026 में पाकिस्तान को कार्रवाई करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। इससे अफगान तालिबान एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। देखिए, पाकिस्तान उनसे मांग करता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन इसमें खतरा क्या है? अगर तालिबान टीटीपी पर हमला करता है तो टीटीपी के लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन आईएसआई से जा मिलेंगे। तो नतीजा क्या निकला? कुछ न करने का अंजाम ये हुआ कि अपने ही बनाने वाले पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग छिड़ गई। तो एक तरफ भारत की खामोशी और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हुआ ये ब्लोबैक।
ये दोनों ही कहानियां हमें एक ही सच बताती हैं कि जब गठबंधन गलत हो जाते हैं तो इसकी असली कीमत चुकानी पड़ती है संप्रभुता खोकर और आम नागरिकों की जान से। और संप्रभुता खोने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अमेरिकी सरकार का ये बयान सुनिए कि उन्होंने भारत को रूसी तेल स्वीकार करने की इजाज़त दी है, परमिशन दी है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक देश दूसरे देश की व्यापार नीति को नियंत्रित कर रहा है। और इस पूरे भू राजनीतिक झगड़े का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। जैसे ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में गड़बड़ हुई, भारत में एक एलपीजी सिलेंडर का दाम सीधा सीधा 60 रुपये बढ़ गया फौरन। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान तालिबान संघर्ष की भी बहुत भारी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी। रमज़ान के महीने में काबुल के पास एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ जिसमें 400 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। तो ये सब देखने के बाद हम घूम फिर कर उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं, संप्रभुता का सवाल। क्या कोई देश एक खिलाड़ी है या सिर्फ एक मोहरा? और 2026 की इन विडंबनाओं को तो देखिए। एक तरफ भारत, जो खुद को हिंद महासागर का संरक्षक कहता है, वो अपने ही आंगन में एक दोस्त जहाज को डूबते हुए देखता रहता है। और दूसरी तरफ तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह बनाया था, वही तालिबान अब भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। कमाल है ना? और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस टूटते बिखरते गठबंधनों की दुनिया में कोई भी देश एक खिलाड़ी कैसे बना रह सकता है और एक मोहरा बनने से कैसे बच सकता है?